हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका एजुकेटर। देखिए आज के लेक्चर में लेक्चर सीरीज चल रही है मोल कॉन्सेप्ट की। अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जो जो पढ़ाया गया अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आज लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर 5 में मैं आपको सिखाने वाला हूं रोल ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। मतलब जो रिएक्शंस आपको गिवन होता है उसमें आपके रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, परसेंटेज कन्वर्जन पूछ लेते हैं, एलआर कौन सा होगा, एलआर कौन सा नहीं होगा, कौन पहले खत्म होगा, कौन बाद में खत्म होगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो होता है और क्या वो मैकेनिज्म है, क्या वो स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चन के सही आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब लेक्चर को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। सारे एग्जांपल्स को एक बार मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए और कोशिश करना उसके बाद आप दोबारा भी ट्राई करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बने और मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको करने में इजी लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और स्टोइचोमेट्री को कैसे हम डील कर सकते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कन्वर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि सर ने एक ही चीज बोली है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब भी वीडियो देखते हो सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कमेंट शेयर। वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट करने में क्या दिक्कत है, अच्छा लगा तो लिखो अच्छा लगा, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। ठीक है, अच्छा भी नहीं लगा तो एटलीस्ट आपके सजेशन हमारे लिए इंप्रूवमेंट में बहुत काम आते हैं। तो आपको कुछ भी लगता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चीज़ हमें बताएंगे वो इंप्रूवमेंट में काम होगी। आप ही के लिए हम अच्छे अच्छे वीडियोस लाना चाह रहे हैं। वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, अच्छा कंटेंट अगर मिलता है तो उसको इंस्पायर करना जरूरी है। तो ठीक है, आप अपना कमेंट जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए। क्योंकि जो कंटेंट हम आपके बनाते हैं वो इस तरह बनाया जाता है ताकि आपकी ओवरऑल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं, या मैथ वाले स्टूडेंट हैं, मतलब IIT जेईई मेंस या एडवांस में। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्टोइचोमेट्री। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl से बना है CaCl2, H2O और CO2। इक्वेशन को आप देख सकते हैं, इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस है। इट्स ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो जब भी स्टोइचोमेट्री के कैलकुलेशंस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आप इक्वेशन को बैलेंस कर लिया करो। अब कुछ लोग कहेंगे सर बिना बैलेंस करे भी मुझे आता है। बिल्कुल आता है, ठीक है, उसको हम POC बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उस लेवल पे जाने से पहले एक एलिमेंट्री मेथड है जो हमेशा हर सवाल में लगता है, उसको फॉलो करना समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ये एलिमेंट्री मेथड है जो हमेशा एप्लीकेबल है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती। आप पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लिया, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ टर्म्स लिखना शुरू करता हूँ। मैं इसको रीड कैसे करूँगा कि CaCO3 दिया गया है 1 मोल, तो उसके लिए 2 मोल HCl लग रहा है। कोफिशिएंट के हिसाब से चल रहा हूं, देखो मैं आप 1 मोल के लिए 2 मोल HCl और 1 मोल CaCl2 बन रहा है, 1 मोल H2O और 1 मोल CO2। समझ में आता है? ये पहला पॉइंट है। अच्छा, अब इसको कोई पढ़ना चाहे तो मैंने मोल की टर्म में हम जब भी बात करते हैं 1 मोल CaCO3 से 2 मोल HCl, 1 मोल CaCl2, 1 मोल H2O, 1 मोल CO2। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। हम मोल के केस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम मोल को बैलेंस करके एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि 1 मोल CaCO3 अगर आपको बनाना है तो आपके लिए 1 मोल CaCl2 होना चाहिए, या उल्टा बोलूं तो अगर 1 मोल CaCl2 बनाना है तो 1 मोल CaCO3 और 2 मोल HCl होना जरूरी है। अब कैलकुलेशन देखो कैसे की गई है। अगर मोल को कैलकुलेट कर लिया तो 1 मोल का वेट कितना है, 100 ग्राम होता है। कैलकुलेट कर लो, कैल्शियम के लिए 40 है, ऑक्सीजन के लिए 16 और 3 है तो 48, प्लस कार्बन के लिए 12, 48 प्लस 12 60 हो गया, 60 40 100। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसको बोलते हैं 46.5 NaCl का, मल्टीप्लाई 2 तो 73 ग्राम अगर आप HCl ले लेते हैं तब आपको 111 ग्राम CaCl2 111, 18 ग्राम H2O या 44 ग्राम CO2। अब ध्यान से देखिएगा, सब कुछ लिक्विड या सॉलिड में होगा, CO2 गैस फॉर्म में है
तो यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो ठीक रहेगा। तो 1 मोल यानी कि 100 ग्राम CaCO3 प्लस 2 मोल यानी कि 73 ग्राम HCl से बनता है 111 मतलब 111 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 18 ग्राम 18 ग्राम H2O, 44 ग्राम CO2। और 44 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 44 का मतलब हो गया कि एक CO2 का हमने मॉलिक्यूलर मास बोला है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके मोल के बराबर होता है। मतलब 1 मोल CO2 लिख सकते हो या 22.4 लीटर आप STP में उसका वॉल्यूम लिख सकते हो। तीनों का मतलब एक ही, ये 1 मोल ले लिया, 44 ग्राम ले लिया या 22.4 लीटर STP भी ले लिया, तीनों का मतलब सेम है। तो आप चाहें तो आप मोल में डील कर सकते हैं। मोल में करोगे तो आपका काम कॉफिशिएंट से चल जाएगा। देखो कॉफिशिएंट की बात करोगे, देखो यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिखा है। ठीक है, काम चल जाएगा कॉफिशिएंट से। अब आप कैलकुलेट कर लो, आप बोल सकते हो 100 ग्राम CaCO3 लोगे तब जाके 111 बनेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करो या ऐसे बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा कि 1 मोल के लिए 1 मोल, हाफ मोल के लिए हाफ मोल, 1.4 मोल 1/4 मोल के लिए 1/4 मोल। ठीक है, तो मोल का रिलेशन आ गया। आगे बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा लिया है, N2 3s2 हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने का मेथड है। 9th 10th में पढ़ लेते हैं इसको, इक्वेशन को हैबर प्रोसेस में। अब देखो इसमें कोफिशिएंट देखिए, तो 1 3 2 आ रहा है। ठीक है, ये कोफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हुए। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की बात करें तो ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। समझ में आता है? चलिए, अब कितने तरीके से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ सकता हूं? पहला मेथड होगा मोल में। कैसे? कि 1 मोल N2, 3 मोल H2 और 2 मोल हमारे पास NH3। या ऐसे बोल सकते हो कि 1 मोल H2 और 1 मोल N2 और 3 मोल H2 जब मिलेंगे तब जाके 2NH3 बनता है। या उल्टा बोलें कि 2NH3 को अगर बनाना है, 2 मोल NH3 को अगर बनाना है तो 3 मोल H2 और 1 मोल आपको N2 लेना पड़ेगा। ये ठीक है। अगला, अब किसने बोला कि सर मोल में बात कर रहे हो तो मोल को आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम में। हम मान लेते हैं कि तीनों गैसेस स्टेट में है, बिल्कुल। तो कंडीशन 1 मोल को 22.4 लिख दिया, तो 2 मोल को कितना लिखूंगा? 44.8 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने वॉल्यूम के टर्म में बात कर ली। पहला हमने मोल के टर्म में बात करी, फिर वॉल्यूम के टर्म में। मतलब आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म में अगर आप बात करना चाहो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा, टर्म कोई भी चले। देखो अभी कोफिशिएंट 1 3 2 है, अभी भी कोफिशिएंट देखा जाए तो ये 1 ही है, ये 3 है और ये अभी भी 2 है। 22.4 सब में कॉमन आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको वॉल्यूम के टर्म में आंसर पूछे तो आप वॉल्यूम से सॉल्व कर लो, आपको मोल में पूछे तो आप मोल से सॉल्व कर लो। इसके बाद और सुनो, अब ये तो लीटर में आ गया, लीटर में हमने कंप्लीट लीटर ले लिया। आप चाहें तो इसको 1 लीटर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि अगर 1 लीटर N2 है तो 3 लीटर H2 तो 2 लीटर अमोनिया बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट वॉल्यूम के साथ डील करें, आप कोफिशिएंट्री केसेस में भी डिस्कस कर सकते हैं। 1 मोल 1 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर। अच्छा, लीटर के साथ साथ मैं बोलता हूँ लीटर नहीं, आपका कोफिशिएंट अभी 1 3 और 2 है, आप लीटर छोड़िए, आप उसको ml में डील कर लीजिए, तब भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। कैसे? देखिए, 1 लीटर को 1000 ml में लिया है, 3 में लिया है और 2000 में लिया है, अभी भी कोफिशिएंट देख रहे हो क्या है? 1 3 और 2 ही है, कोफिशिएंट नहीं चेंज हो रहा। तो आप इसका मतलब कोई इक्वेशन में या कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं कर रहे। हर बार आपका कैलकुलेशन किसी भी टर्म में आ रहा हो, चाहे लीटर में लिया हो, चाहे पूरे वॉल्यूम में ले लिया हो, या आपने इसको एलिमेंट्री लेवल में लिया हो, या लीटर को ml में ले लिया हो, कोफिशिएंट आपका 1 3 2 है। अच्छा, ये तो हो गया। तो मैं चाहूँ तो 1 ml लिखूँ N2 तो 3 ml H2 और 2 ml हमारे पास अमोनिया बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन जब भी बात करी जा रही है तो हर कैलकुलेशन में कोफिशिएंट का रोल देख रहे हो, वो जरूर आ रहा है कहीं ना कहीं। किसी भी टर्म में कैलकुलेट करो, कोफिशिएंट का रोल आना ही आना है। अब लास्ट आ जाता है 28 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम एंड 34 ग्राम।
तो इसकी बात की जाए, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि कोई भी रिएक्शन अगर है और वो न्यूक्लियर केसेस में नहीं जा रही, मतलब वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन अगर इन्वॉल्व नहीं है, कहीं मास कन्वर्ट नहीं हो रहा एनर्जी में, तो मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कंजर्व रहता है, वो बदलता नहीं है। 28 + 6 34 = 34। मास इनिशियल और फाइनल किसी भी केसेस में अगर आपकी रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है तो मास कंजर्व का लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब यहां देखिए आप, इसमें हमने कोफिशिएंट नहीं लिया, आप देख पा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि मास अगर कंजर्व करा रहे हो तो वहां पर कोफिशिएंट वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? ग्राम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री और कोफिशिएंट्स। ठीक है, कभी मास को आप ग्राम मास को, हालांकि आप बोलेंगे कि सर 28 ग्राम N2 मतलब 1 मोल ही होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपने 1 मोल नहीं लिखा, आपने कोफिशिएंट से डील नहीं किया, आप मास से डील कर रहे हो। तो मास से जब भी डील करते हो ना, ध्यान रखना, जब भी मास से डील करते हो तो मास से डील करते टाइम कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं आता, स्टोइचियोमेट्री का कोई रोल नहीं आता। ठीक है, मास अगर अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो मास बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो मास वाले केस में कोफिशिएंट काम नहीं करता। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 ग्राम, मतलब देखो क्या गलत क्या नहीं कर सकता हूं मैं ऐसे बोलूं कि 1 ग्राम 3 ग्राम और यहां बना दूं 2 ग्राम। ठीक है, विजिबल होगा। तो 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कोफिशिएंट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन मास वाले केस में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वर्क नहीं करता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको समझ लो। आप मोल की टर्म में डील कर सकते हो, कोफिशिएंट बिल्कुल कर सकते हो। वॉल्यूम में आप कोफिशिएंट के साथ डील करते हो। वॉल्यूम को लीटर में ले आओ तो भी डील कर सकते हो, ml में ले आओ तो भी डील कर सकते हो। एलिमेंट्री लेवल पे जाओ तो 1 ml 3 ml 2 ml वाला भी कैसे भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन मास के केस में हम कोफिशिएंट नहीं लेते, मास के केस में हम मास बैलेंस लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाए। समझ में आ रहा है? दिस कैलकुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 डिफरेंट वेज। जब भी आप स्टोइचियोमेट्री को रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है, क्या करना है, तो सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक ही रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा हो, या ऐसे बोलूं कि रिएक्टेंट एक ही हो जिससे रिएक्शन ड्रिवन हो रही हो, दूसरा एक्सेस में दिया हो। एक ही रिएक्टेंट का रोल हो रिएक्शन में, दूसरा एक्सेस में दिया हो, मतलब जो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसका मतलब जो एक रिएक्टेंट बचा है, जो कंज्यूम हो रहा है, उसी पर रिएक्शन का पूरा बर्डन आ जाता है, वो वाला केस। उसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं। मास मास रिलेशन दिया सकता है, मास बैलेंस करके सॉल्व कर लोगे। मास वॉल्यूम रिलेशन दिया जा सकता है, वॉल्यूम। ठीक है, मास मास में कैलकुलेशन, मास वॉल्यूम के साथ रिलेशन, और वॉल्यूम कैलकुलेशन। ठीक है, फिर आता है अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स दिए हों, जब आपके रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो जिनका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो, कोई एक्सेस में ना हो, उस कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट मतलब LR का कॉन्सेप्ट लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम LR कॉन्सेप्ट। तो LR कॉन्सेप्ट कब डील करेंगे? जब मल्टीपल रिएक्टेंट प्रेजेंट हो। सिंगल रिएक्टेंट है तो ये वाला डील करेंगे। ठीक है, समझ में आता है? ये दोनों केसेस आप अच्छे से देख लीजिए, आपके सामने लिखे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg Fe2O3। रिडक्शन कर रहे हो, ठीक है, रिडक्शन जब भी करते हैं मेटल ऑक्साइड का और कुछ नहीं बताया तो आप H2 एक्सेस में लेते हो। हाइड्रोजन का काम होता है रिडक्शन का, सरफेशियल रिडक्शन करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिल सकता, उसको सरफेस पे पहले एड्सॉर्ब कराया जाता है। एड्सॉर्ब मतलब सरफेस पे अटैच होना। ठीक है, हालांकि मैकेनिज्म इसमें कोई काम का नहीं है, फिर समझा देता हूं कि H2 मैंने क्यों अज्यूम कर लिया। H2 सरफेशियल रिडक्शन का काम करता है, तो इस ऑक्साइड का
ठीक है, इस ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। Fe2O3, H3H2, 2Fe और 3H2O। ये रिएक्शन अगर सामने बैलेंस करके लिखा हुआ है, क्योंकि रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं है हम स्टोइकियोमेट्री की बात नहीं करते। पहला स्टेप हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करो, फिर आगे बढ़ो। फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल सकते हैं सर हम तो बिना बैलेंस करे भी कर लेते हैं, हमने सीखा है वो कॉन्सेप्ट। देखो ये एलिमेंट्री मेथड है, ठीक है, ये हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। वो मेथड आपको अगर हीरो बनना हो ज़्यादा तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने खुद ने भी पढ़ते टाइम किया है, लेकिन कई बार मैं उसमें फंस जाया करता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर मुझे यहीं आना पड़ता था। तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेथड तो सबसे अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। फिर चाहे जो मेथड मुझे समझ में आता है वो यूज़ कर लूँ, लेकिन इस मेथड को अगर अच्छे से नहीं समझा तो एग्ज़ाम में अगर मैं फंस गया तो फिर मुझे कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, ठीक है। ये मेथड हमारे लिए एट लास्ट हमेशा काम आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। Fe2O3 देखो 3H2 दिया है, इसको तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेस में है, इसको भूल जाओ। उसने पूछा है कितना आयरन, हाउ मच आयरन, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो रिलेशन क्या हो गया, मास मास रिलेशन, मास देके मास पूछा है, मास मास रिलेशन, ठीक है। Fe2O3 की बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर मास 160 ग्राम होता है। आप कैलकुलेट कर लें, Fe का 56 ले लीजिएगा, ऑक्सीजन का आपको पता ही है 56 के साथ कितना हो गया, आप यूज कीजिए Fe का 56 तो ये हो जाएगा 112 और 48 वो हो जाएगा, ठीक है। तो 160 आ जाएगा यहाँ से आपका 112 प्लस 48 तो 160 आ जाएगा। H2 में लेना नहीं इसका। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, स्टोइकियोमेट्री हमेशा काम करता है, रिएक्शन बैलेंस है तो हम बोल सकते हैं कि Fe का कोफिशिएंट है 1, उस Fe का है, Fe2O3 का 1 है, उसका Fe का है 2, तो हम बोल सकते हैं, मैं मोल की टर्म में बात करता हूं कि 1 मोल Fe2O3 के लिए आपसे आपका बनता है 2 मोल Fe, ठीक है। 1 मोल से 2 मोल बनता है। अब हमारे पास 160 ग्राम तो मॉलिक्यूलर मास है और हमारे पास टोटल मोल ऑफ Fe2O3 कितने हैं तो चेक कर लेते हैं। टोटल मोल्स ऑफ Fe2O3 वो हैं 1 kg मतलब 1000 ग्राम और 160 ग्राम हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है। टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से मोल निकल के आ जाता है, वो कितना आएगा, 4 से क्या, तो 4 और ऊपर कितना 25, तो 25/4 मोल्स हो गए हमारे पास किसके, Fe2O3 के हो चुके हैं। ओके, अब 1 मोल के लिए 2 मोल की जरूरत है। ओके, ध्यान से 25/4 मोल Fe2O3, या ऐसे बोला कि 25/4 मोल Fe2O3 अगर है तो उसके लिए कितना चाहिए होगा आपको, 2 मल्टीप्लाई 25/4 मोल्स, ठीक है। Fe चाहिए आपको, तो Fe के मोल्स क्या आ गए 25/4 मल्टीप्लाई 2, यहां से आ गया 50/4, 50/4 मतलब हो गया, अगर हम यूज करें इसको तो ये बनता है 12.5 मोल Fe। समझ में आ गया, तो 12.5 मोल Fe हो गया। तो अब इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, 12.5 मल्टीप्लाई 56, यहां से हमको वैल्यू मिल जाता है 700 ग्राम। तो 700 ग्राम Fe आपको चाहिए, ये आपको मिलेगा अगर आप 1000 ग्राम मतलब 1 kg Fe2O3 का रिडक्शन करते हैं तो, ठीक है। ये कैलकुलेशन था। आपने कैसे किया, Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, टोटल वेट से वेट को डिवाइड किया मॉलिक्यूलर वेट से, तो आपको मोल मिल गया। आपको पता है कि 1 के लिए 2 चाहिए, तो किसके लिए 25/4 के लिए कितना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे 2 से,
तो मोल आ गए 12.5 मोल, किसके? Fe के। मोल को कन्वर्ट कर लिया मास में, कैसे किया? मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, इससे मास निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन। क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से देखिएगा कि विच अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन को समझिएगा कि सिल्वर क्लोराइड कितना अमाउंट बनेगा, मतलब AgCl कितना बनेगा अगर 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। अब एक्सेस बोला तो हमें एक हिंट मिल गया, क्या मिल गया? कि हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है। कैसे पता? ये वाला तो एक्सेस में है ना, इसका कोई रोल नहीं है, ये पहले भी रहेगा, रिएक्शन के बाद भी बचा रहेगा। ठीक है, ये हमें कभी खत्म नहीं होगा, जो खत्म नहीं हो रहा और रिएक्शन को इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो NaCl डिसाइड करेगा अब कि AgCl कितना बनना चाहिए। ओके, अब NaCl की बात किया जाए तो NaCl दिया है 5.850 ग्राम, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब मैं रिलेशन निकालता हूं। देखो NaCl और AgCl इक्वेशन पूरी बैलेंस है, तो कोफिशिएंट 1 है यहां भी और यहां भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल NaCl 1 मोल AgCl। ठीक है, NaCl का 1 मोल और AgCl का 1 मोल, समझ में आ रहा है? चलिए गिवन मोल देखें, गिवन मोल कितने हैं? वो होंगे 5.850 अपॉन NaCl का वेट निकालोगे तो 58.5 आता है। इक्वेशन को सिंपल करने के लिए जानबूझ के इस तरह दिया गया डेटा, यहां से आपको मिल जाता है 0.1 मोल। ठीक है, तो जब 1 मोल के लिए 1 मोल AgCl, 1 मोल NaCl से अगर 1 मोल AgCl बनता है, तो अगर 0.1 मोल NaCl है तो 0.1 मोल ही AgCl बनेगा। तो अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो, मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड कितना बन रहा है? 0.1 मल्टीप्लाई, अब AgCl का वेट अगर निकालोगे तो कितना आएगा? सिल्वर और क्लोरीन के साथ 35, तो सिल्वर क्लोरीन का ले लो 35.5। ठीक है, AgCl के साथ अगर ले रहे हो आप, तो AgCl के साथ अगर ले रहे हो तो क्या करना होगा आपको? 107 लेना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में Cl 35, तो यहां से आपको मिल जाता है 143.5, 143.5 ये वैल्यू मिलेगा। 143.5 या 43.4 ये मिल सकता है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो तो 1435 ग्राम। ठीक है, डेटा बिल्कुल कैलकुलेटेड है, इसमें कोई गलती नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। 107 ले लो और 35.5 ले लो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एट 100 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट कंबशन बोला है। ठीक है, रिलेशन चल रहा है मास और वॉल्यूम के बीच में। कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, मतलब ये इथेन है C2H6, ये बैलेंस कर रखा है रिएक्शन को, रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। कैसे किया है बैलेंस रिएक्शन को? इथेन का फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी रिएक्शन दिया हो CXHY, X और Y क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत काम आता है। X प्लस Y/4 O2 X CO2 Y/2 H2O। तो इथेन मतलब कार्बन 2, मतलब X का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2, Y कितना 6, ये वैल्यू आप डाल दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा।
हो सकता है यहाँ आपको फ्रैक्शन मिले, 7/2 मिले। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अपना 7 आ जाएगा और यहाँ पर 2 का 4 और 3 का 6 हो जाएगा। इक्वेशन में यहाँ पर फ्रैक्शन आता है, पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, अपने आप वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिखा क्या क्या है। इसने बोला है कि 3 ग्राम इथेन चाहिए। इथेन को अगर बर्न कर रहे हो तो O2 का कितना वॉल्यूम और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा ये बताना है। इन्होंने बात करी किसमें, वॉल्यूम की टर्म में। ठीक है, और इथेन दिया है इन्होंने वेट के अंदर। तो अब देखो सबसे पहले तो C2H6 मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कार्बन 12 कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन टोटल 6 हैं, 24 + 6 कितना हो गया यहां से 30 ग्राम। तो 30 ग्राम तो आ गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, 3 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल्स निकाल लेते हैं। 3/30 कैसे, मोल्स ऑफ इथेन। भाई गिवन मास 3 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 30 है, तो यहां से आ गया 0.1 मोल। 0.1 मोल आ गया। अब कैसे यूज करना है इसको देखिए। अगर 2 मोल अगर लेता हूं इथेन का तो मुझे 7 मोल O2 चाहिए, तब मैं बनाऊंगा 4 मोल CO2 और बनाऊंगा 6 मोल H2O। समझ में आ रहा है, 2 मोल इथेन, 7 मोल O2, 4 मोल CO2, 6 मोल H2O, ये चलता है। तो अब इथेन तो मुझे पता है कितना है, 0.1 मोल। तो 2 के लिए 7, 2 के लिए 7, 1 के लिए 7/2, तो 0.1 के लिए 7/2 मल्टीप्लाई 0.1, ये वॉल्यूम किसका आ रहा है, O2 का आ गया। पहला कैलकुलेशन तो ये हो गया। ठीक है, 7/2 मल्टीप्लाई 0.1 मोल। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन यहां करता हूं। 2 मोल के लिए ध्यान से देखिएगा, 4 मोल, 2 मोल से 4 मोल, 1 से 4/2 मोल, तो 0.1 से 4/2 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये तो बन गया 2, तो ये आ गया 0.2 मोल CO2। ठीक है, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 मल्टीप्लाई 0.1, तो बन गया 0.35 मोल O2। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 0.35 मोल O2 हो गया और 0.2 मोल CO2 हो गया। अब आती है बात वॉल्यूम की, कि सर वॉल्यूम कैलकुलेट बहुत आसान है। कैसे, देखो इधर देख लो, इधर निकाल लेते हैं। 0.35 मोल O2, तो 0.35 मल्टीप्लाई 22.4, कैसे पता भाई, 1 मोल पे 22.4 होता है, तो 0.35 में कितना होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहां से तो आ गया आपका O2 का वॉल्यूम। फिर अगला 0.2 मोल किसका निकालना है, CO2 का। CO2 का वॉल्यूम 0.2 मल्टीप्लाई 22.4, यहां से आ गया 4.48 लीटर। ऊपर वाले केस में कितना आ रहा है, वैल्यू बता देता हूं मैं आपको, 7.84। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं खराब होना चाहिए। 7.84 लीटर आ रहा है वॉल्यूम किसका, आपका O2 का, एंड 4.48 लीटर आ रहा है। तो देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, O2 कितना चाहिए,
7.84 लीटर, और CO2 चाहिए मुझे, बनेगा 4.48 लीटर अगर 3 ग्राम इथेन लेता हूं तो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। पूरा कैलकुलेशन आपके सामने लिखा गया है, एक बार ठीक से दोबारा देख लीजिए। चलिए अगला सवाल, मास वॉल्यूम रिलेशन का दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, 10 ग्राम H2 दिया है आपको। कितना दिया? 10 ग्राम H2। तो यहां से आप सेलेक्ट कीजिए कि 10 ग्राम गिवन है आपको, और H2 का होता कितना है? 2 ग्राम। तो यहां से आ गया आपके पास 5 मोल, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब रिलेशन क्या बोलता है कि अगर 1 इसका है तो 3 इसका रेशियो और 2 इसका कोएफिशिएंट, ये बोलता है। तो 1 के लिए 1 मोल N2 से 3 मोल H2 तो बनता है 2 मोल NH3। 3 मोल H2 तो 2 मोल NH3। अगर 1 मोल H2 गिवन है तो 2/3 मोल NH3। तो अगर 5 मोल है H2 तो 2/3 मल्टीप्लाई 5 मोल NH3, ये बनेगा। 5 मल्टीप्लाई 2 करा तो बन गया 10/3 मोल NH3। ओके, तो यहां से वॉल्यूम निकाला ऑफ NH3 तो आ गया 10/3 मल्टीप्लाई, अब 10/3 मोल है, कन्वर्ट करना है किसमें? वॉल्यूम में। 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बन जाएगा 224/3। कैलकुलेट कर लो, 3 7 जा कितना हो गया? 21। उसके बाद क्या आ जाएगा? यहां पे 21, तो ये हो गया 7, बचा 1, तो 3 4 जा 12, बचा तो ये हो गया 6, 74.6 लीटर क्या आ गया आपके पास? यहां से वॉल्यूम आ गया किसका? अमोनिया का। ये कैलकुलेशन है। ओके, तो ये है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके बाद अगला क्या आता है? अगला आता है वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम गिवन हो और वॉल्यूम पूछ लिया जाए। शुरू करेंगे। पूछा गया 100 डिग्री सेल्सियस, कंप्लीट कंबशन, मतलब कुछ नहीं बचेगा पीछे, सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा। कोएफिशिएंट हमारे पास 1 मोल अगर ये है तो 13/2 मोल O2 से 4 मोल और 5 मोल। अब देखो, ऑक्सीजन का तो काम ही होता है जलाने का, तो ये तो हमेशा एक्सेस में लिया जाता है, जितना काम आता आ जाता है उतना बाकी बच जाता है। तो इसके ऊपर किस रिएक्शन डिपेंड नहीं करनी चाहिए। रिएक्शन का लिंक किससे है? यहां इन तीनों से है। ठीक है, तो अब ऐसे बोल सकता हूं मैं कि 1 मोल के लिए 4 मोल और उधर 5 मोल H2। 1.12 लीटर ब्यूटेन दिया है, 1.12, तो इसको मोल की जगह वॉल्यूम में बात करें, कैसे देखो? 1 मोल लिख सकता हूं तो 1 लीटर लिख सकता हूं, तो ये 4 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, तो अगर 1 लीटर है तो 4 लीटर, तो अगर 1.12 लीटर जो कि गिवन है, क्या है? गिवन है, तो उसके लिए 4 मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 1.12 लीटर, और इसके लिए क्या होना चाहिए? 5 मल्टीप्लाई 1.12 लीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन रहेगी आपकी, चेक कर लीजिए बार अच्छे से। आपको बता दिया गया है यहां पर कि 4.12 5.12 लीटर दे दिया,
तो हमने क्या किया, देखो मैंने आपको कहा था कि मोल की टर्म में भी बैलेंस कर सकते हो, वॉल्यूम की टर्म में भी कर सकते हो। तो हमने वॉल्यूम की टर्म में कर दिया कि 1.1 लीटर दिया है ब्यूटेन, 1.12 लीटर ब्यूटेन दिया है। तो मैंने बोला कि भाई 1 मोल से 4 मोल और 5 मोल, तो 1 मोल को मैंने 1 लीटर भी लिख सकता हूँ, मतलब लीटर की टर्म में भी ला सकता हूँ। लिखने से मतलब कि लीटर की टर्म में ला सकता हूँ। कैसे? पहले 22.4 मल्टीप्लाई 1 लिखा होगा, 22.4 मल्टीप्लाई 4 लिखा होगा, ऐसे 22.4 मल्टीप्लाई 1 लीटर लिखा होगा। फिर यहां लिखा होगा 4 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, 5 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर लिखा होगा। ठीक है, अब 22.4 सब में कॉमन है, तो 1 लीटर यहाँ 1 और 4 और 5 इसको उठा लो। अभी पूरा का पूरा टर्म वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ना, तो कॉमन वाले टर्म को हटा दो। मान लो हमने डिवाइड कर दिया, हटा दिया, तो 1 लीटर 4 लीटर 5 लीटर बच गया। तो 1 लीटर के लिए अगर 4 लीटर चाहिए तो 1.12 के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से 1 लीटर के लिए अगर 5 लीटर चाहिए तो 1.12 के लिए कितना चाहिए, इतना। अब आंसर आ जाएगा आपके सामने 4.48 लीटर। इधर बात किया जाए तो 0 1, तो ये बन गया 5.6 लीटर हो गया। ठीक है, एक सवाल और करके देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल प्रोपेन, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP विल बी C3H8। आपको प्रोपेन दिया है, 5O2 दिया है, 3CO2 दिया है, 4H2 दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल प्रोपेन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 क्या होगा। इक्वेशन बैलेंस है, तो 1 मोल के लिए इसको तो कंसिडर नहीं करता हूं मैं, 3 मोल ये बनेगा और 4 मोल ये बनेगा। अब जो O2 वाली बात की जाए तो O2 कभी भी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। इसका तो सिंपल सा रोल ये है कि जितना इसको वॉल्यूम चाहिए जलने के लिए पूरा प्रोवाइड करा देता है। तो 1 मोल के लिए इसको कितना चाहिए, 5 मोल चाहिए। ठीक है, तो अब अगर 1 मोल के लिए चाहिए 5 मोल, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 5 मोल मल्टीप्लाई 5, ये भी कर सकते हैं भाई। 1 के लिए 5, तो 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई 5 कर दे 25, तो 25 मोल आपको जरूरत है किसकी, O2 की। अब हमको बताया कि वॉल्यूम निकालना है आपको किसका, O2 का, तो 25 मल्टीप्लाई 22.4 आप कर दो। ठीक है, 25 जा 4 के हिसाब से 0 10, 25 जा 50 0 5 6, तो ये बन जाएगा 560 लीटर आपका वॉल्यूम आ गया। 560 लीटर क्या आ गया, आपका वॉल्यूम आ गया। ये है मेथड। तो हमने क्या क्या सीखा, मास मास रिलेशन, मास के साथ वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। हमेशा आप मोल वाले टर्म्स को वॉल्यूम में लिख सकते हो, वॉल्यूम वाले को मोल में लिख सकते हो। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोफिशिएंट हमेशा सेम रहना चाहिए। कोफिशिएंट को चेंज कर दोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो कुछ और सवाल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया 1.5 मोल O2 कंबाइंड विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब मैग्नीशियम का वेट हम 24 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मोल्स की बात चल रही है, मास पूछा है तो वेट की बात चलेगी। मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 होना चाहिए। ठीक है, 40 ग्राम। तो मास मैग्नीशियम का 24 दिया, ऑक्सीजन का इनको पता है कि पता ही होगा, तो 1 मोल O2 फिर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ O2 कंबाइन होता है और बनाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, बैलेंस नहीं किया अभी तक मैंने, अब हो गया। ऑक्सीजन 1 इधर 1, मैग्नीशियम 1। अब इसको ऐसे समझते हैं कोफिशिएंट के हिसाब से कि 1 मोल के लिए क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ मैग्नीशियम दैट हैज कंबाइंड इज। अच्छा, ऑक्सीजन का तो गिवन है। ठीक है, कितना दिया, 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइंड विद मैग्नीशियम।
मास ऑफ मैग्नीशियम दैट हैज कंबाइंड, कितना मैग्नीशियम कंबाइंड हुआ होगा टू फॉर्म, ठीक है। तो 1 मोल के लिए 1/2 मोल ये बोला गया। तो अगर ऑक्सीजन अपने आप में 1.5 मोल है तो इसके लिए क्या होगा, इसको उल्टा पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे पढ़ना चाहिए इसको, देखो इसको आप ऐसे पढ़ो कि 1/2 मोल के लिए आपको 1 चाहिए। अगर आप 1 मोल ले लेते हो तो आपको 2 मोल चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से पढ़ रहा हूं, ऐसे पढ़ना ठीक रहेगा। एलिमेंट्री मेथड है 1/2 के लिए 1, तो 1 के लिए 2। तो अब मोल कितना मेरे पास 1.5 है, तो 1.5 मोल के लिए कितना मल्टीप्लाई कर दूं, 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो यहां से आ गया 3 मोल। ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम आपके पास मास ऑफ मैग्नीशियम पूछा आपको कितना है। मास की बात की जाए तो मास में क्या करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। मोल्स 3 है, मोलर मास कितना है 24, यहां से आ गया 72 ग्राम। क्या है 72, ये रहा, ठीक है। तो 72 ग्राम आ गया। मतलब ऑक्सीजन दिया था, मैग्नीशियम पूछा था, तो हमने उल्टा कैलकुलेशन पढ़ा। मतलब गलत नहीं है, मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के लिए मैग्नीशियम भी तो होगा, तो हमने इसको इधर से पढ़ लिया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग द गिवन 50 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके चलिए, 50 kg कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है आपको। लाइमस्टोन की क्वांटिटी पूछी। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, मतलब कि CaCO3 से अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना रहे हो तो ये कहा रहे हैं भाई साहब हमसे कि भाई 56 kg तो गिवन है, ये कितना चाहिए, 56 के लिए कितना चाहिए ये पूछा गया है। तो तरीका क्या है, बैलेंसिंग सब करिए। कोएफिशिएंट देखो सब पर 1 दिख रहे हैं मुझे। CO2 वाले को छोड़ो, कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ आ जाओ। CO2 तो क्या उड़ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ बात कर लेते हैं। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड सारा का सारा कैल्शियम कहाँ आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड में आ गया, किससे, CO3 से। तो इसको डील करना आसान रहेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि देखो भाई 56 kg, अब ये तो हमने केजी में लिया है, हमको लाना पड़ेगा मोल्स में। तो हम बोल सकते हैं देखो कि 1 मोल के लिए 1 मोल, ठीक है। अब अगर मोल ले सकता हूं तो किलो मोल भी ले सकता हूं। किलो मोल मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 किलो मोल ठीक है, 1 किलो मोल ले लिया। तो 56 kg में है, 56 kg। अब डिवाइडेड बाय कैल्शियम 40 होता है, ऑक्सीजन कितना 16, तो इसका 16 वेट आ गया। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, इसको ठीक करते हैं। 16 + 40 तो 56 आ गया। तो इससे आपको मिल गया 1 किलो मोल। तो आप बोल सकते हैं कि 1 किलो मोल के लिए 1 किलो मोल ही आपके पास CaCO3 कितना बनेगा, 1 किलो मोल। अब CaCO3 के मोल तो आ गए कितने, 1 किलो मोल। अब 1 किलो मोल का मतलब हो गया 1000 मोल, ठीक है। अब 1000 मोल का मतलब हो गया कि 1 मोल का मतलब, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 मोल में कितना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaCO3 का वेट होता है 100, कितना होता है 100।
तो यहां से मुझे सीधा पता लग गया कि 1000 मोल बन रहे हैं, ठीक है, और 1 मोल में होता है 100। तो ये तो हमारे पास ग्राम आ गया, क्या आ गया, 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यहां से मिल गया 10 की पावर 5 ग्राम। इसको डिवाइड कर देता हूं 100 से तो मुझे मिल जाएगा 1000। इसको डिवाइड कर रहा हूं 1000 से तो मिलेगा मुझे, एक सेकेंड, 100 kg, ठीक है। कंफ्यूजन मत करना, बता देता हूं फिर से दोबारा क्या किया है। केजी में लिया वेट, इन्होंने दिया है, ठीक है। मोल्स में डील कर रहा हूं तो किलो मोल में कर सकता हूं किलो मोल में। किलो मोल पूरा नहीं लिखा मैंने, के लिख के छोड़ दिया। तो अगर 1 किलो मोल में से 1 किलो मोल बनता है तो 56 केजी में कितने किलो मोल है, 1 किलो मोल। तो इसका मतलब 1 किलो मोल CaCO के लिए 1 किलो मोल ही CaCO3 लगेगा। अब 1 किलो मोल का मतलब क्या है, वो ये है 1000 मोल, और 1 मोल में 100 ग्राम होता है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 का 5 ग्राम, 10 की पावर 5 ग्राम मुझे क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, CaCO3 का वेट मिल गया, ठीक है। 1000 मोल था, मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवाइड कर दिया इसको 1000 से, जिससे कि ग्राम किलो में आ जाए तो 100 केजी आ गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन था। तो ये सवाल हमने आज डिस्कस किए, जिसमें हमने स्टोइचियोमेट्री को रिलेट किया वॉल्यूम 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 मास मास वॉल्यूम से, और स्टोइचियोमेट्री का रिलेशन कैसे आप डिराइव कर सकते हो मैं आपको बता दिया। फिर रिवाइज करा देता हूँ। वॉल्यूम की टर्म में, मोल्स की टर्म में, मोल्स को सिंपल करके कोएफिशिएंट की टर्म में आप डील कर सकते हो, लेकिन मास की टर्म में अगर आप डील करोगे तो गलत हो जाएगा। मास सिर्फ और मास एक ही केस एप्लीकेबल होता है, मास कंजर्वेशन का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो में नीचे कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको हमेशा बोलते हैं, और आप अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है, जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां भी आप एक्सेस करते हैं सोशल मीडिया पर, वहां पर जाके आपके हमारे चैनल का लिंक दिया है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, उस पर जाओ। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो fundamental.com की वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 299 में। बहुत ही अच्छा प्राइस है, मतलब आप सोच सकते हैं आपको 300 प्लस टेस्ट सीरीज 300 पेपर सिर्फ 299 में मिल रहे हैं। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू।